हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें हम लगाने जा रहे हैं हमारी जो रिएक्शन सीरीज है वो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आया था कि सर बहुत सारी रिएक्शंस है, याद कैसे करेंगे, बहुत परेशानी होती है रिएक्शंस को याद करने में, केमिस्ट्री में रिएक्शंस बड़ी ही परेशान करती है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये जो रिएक्शन सीरीज है इसमें हर चैप्टर की रिएक्शंस 1 बाय 1 बढ़िया तरीके से कर रहे हैं कवर। और आज हम चल रहे हैं अध्याय क्रमांक 4 की तरफ, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। और इसमें बहुत ही घिसी पिटी सी ले देकर गिनी चुनी सी रिएक्शंस हैं जिसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारी रिएक्शंस जो है मैं आपके दिमाग के अंदर आज फिट करने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए जल्दी से एक काम करते हैं। हमारा जो चैप्टर है इसका हम एक एट अ ग्लांस ले लेते हैं और हम ये जान लेते हैं जल्दी से कि यहां से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से रिएक्शंस बनाई जा सकती है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए भाई, हमारा जो अध्याय क्रमांक 4 है वो बेसिकली हमारा जीवन का आधार है। कैसे है? क्योंकि हम, आप, मैं, सब, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बन से और हाइड्रोजन से। हमारे आसपास कार्बन और हाइड्रोजन के लगभग 30 लाख यौगिक पाए जाते हैं, जिसमें आता है आपका पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, डीजल, लकड़ी, पेंसिल, हीरा, सिरका, कोयला, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई है और हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन में उसका बहुत ज्यादा योगदान है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें जो हैं इस चैप्टर में हमने पढ़ी थी। कहां पढ़ी थी? तो भाई कौन से वीडियोस में पढ़ी थी, कब पढ़ी थी? कुछ दिन पहले पढ़ी थी, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से रिएक्शंस पूछ ली जाती है। अब ध्यान से देखो, कार्बन में आबंधन होगा, इसके कारण कार्बन का यौगिक बनेगा, पर यहां से रिएक्शन नहीं आएगी। कुछ ऐसे ही हमने देखा था कि भाई कार्बन में अपर रूप होते हैं। कैसे होते हैं? तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, C60 फुलेरिन होता है और भी बहुत सारे होते हैं। साथ में हमने ये जाना था कि जो कार्बन का परमाणु होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, और यदि उसकी संयोजकता 4 होती है इसका मतलब ये कि उसमें 4 आबंध बनते हैं, और उसी 4 आबंधों के कारण वो निर्माण करता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बनों का, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसी चीज देखी थी हमने आगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई श्रृंखलन जैसी एक चीज होती है जिसमें कार्बन का एक परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, ऐसे आपस में कनेक्ट होते रहते हैं और निर्माण करते हैं कार्बन के बहुत सारे यौगिकों का। जैसे कि आप यदि पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल का सामान्य सूत्र क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा? C8 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। तो यह है क्या? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही तो हुआ ना। बात समझ में आ गई? और हमने क्या देखा था कि भाई जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बात की थी एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। साथ ही हमने ये जाना था कि जो हमारे महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं इस चैप्टर में वो कौन से। तो उसमें से एक तो भाई साबुन है, दूसरा कौन सा है? अपमार्जक है। तीसरा कौन सा है? हमारा अल्कोहल है जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। चौथा है हमारा एसिटिक एसिड जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जहां से पूछ लिए जाती है रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही आसान है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जहां पर हमने बात की थी कि इस चैप्टर में बेसिकली हमने कौन सी चीजों को पढ़ा था, कवर किया था। पर क्योंकि आज हम रिएक्शंस करने वाले हैं इसलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि मैक्सिमम रिएक्शंस किन टॉपिक्स में से पूछी जाती है। तो देख लो, ये सारे वो महत्वपूर्ण यौगिक हैं जहां से पूछी जाती हैं किसी भी प्रकार की अभिक्रिया। मतलब ये कि यदि अध्याय क्रमांक 4 से कोई भी अभिक्रिया आपसे यदि पूछी जा रही है तो वो कहां से होगी? इन सारे यौगिकों से में से होगी। बात समझ में आ गई? जल्दी जो है इनका सबका नाम भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को रिएक्शन करते टाइम इनका जब नाम पता होगा तो क्वेश्चंस करने में मिलेगी बहुत ही ज्यादा हेल्प। ठीक है, चलो अब देखो, इसका कुछ नाम होगा तो भाई इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा आपका मेथेनॉल। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा? तो ये होगा आपका मेथेनॉल। उधर वाला जो है ये क्या होगा? तो ये होगा आपका एस्टर। अब सवाल पैदा होता है कि सर यहां आपने मेथनॉल लिखा है, वहां पर आपने एस्टर लिखा है, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रकार्यात्मक समूहों के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया,
याद करो, ठीक है। और क्या हो गया, अल्कोहल हो गया आपका, हेलोजन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजों को इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो एस्टर एक प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है, कुछ ऐसे ही आपका अल्कोहल यानी कि मेथनॉल में भी एक प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है। ऐसे इसका नाम क्या होगा, तो भाई ये होगा आपका इथेनोइक अम्ल। क्या होगा ये, इथेनोइक अम्ल, या फिर आप इसको जो है और क्या क्या कह सकते हैं भाई, एसिटिक एसिड वाला एक ग्रुप हो गया। तो मैं लिख देता हूं एथेनोइक अम्ल। तो ये है आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, सिंपल सी बात। चलो यहां पर आते हैं, तो ये है आपकी साबुन। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई साबुन जो है उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो वो साबुन, और ऊपर वाला जो है वो भी क्या होगा, आपका साबुन होगा। कुछ ऐसे ही यहां पर ये क्या है, तो ये आपका एल्कीन है। तो ये क्या चीज है, तो ये है आपकी एल्कीन। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और क्या है, तो इसका नाम है आपका एथेनॉल। तो इसका नाम क्या है, एथेनॉल। और यहां से ही पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई। तो ये वो सारे महत्वपूर्ण यौगिक हैं जहां से पूछे जाते हैं सवाल जब भी आप बात करते हैं अभिक्रियाओं की। साथ में यहां से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वो सारे हम बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं। कहां पर, कौन से वीडियोस में, वन शॉर्ट रिवीजन में, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में और एमसीक्यू क्वेश्चंस में। ये सारी चीजें जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। इस क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन सारी वीडियोस को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आप रिएक्शंस की बात करेंगे तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आप लोगों से पूछी जाएगी रिएक्शंस। बात समझ में आ गई। जल्दी से इसको कॉपी में नोट किया जाए। थोड़ी सी रिएक्शंस की तरफ लेकर चलते हैं आप लोगों को। कर लिया पक्का। चलो अब यदि आपने ये नोट कर लिया तो हम चलते हैं यहां पर। अब क्या है कि आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं। बेसिकली वो कितने प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं, तो वो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं, अभिक्रियाएं। तो वो जो है वो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं, जिसमें दहन है, प्रतिस्थापन है, ऑक्सीकरण है और कैसी है, संकलन है। वैसे से ज्यादा प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, पर कक्षा 10वीं का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ हमें पढ़ना है इन 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में। बात समझ में आ गई। तो जब भी आप कार्बन और उसके यौगिकों की अभिक्रियाओं की बात करेंगे, सबसे पहले नाम आता है दहन का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अच्छे ईंधन होते हैं। अच्छे ईंधन होते हैं इसका मतलब क्या हुआ, आप बात करो पेट्रोल की, कैरोसिन की, डीजल की, कोयले की, लकड़ी की, एलपीजी की, सीएनजी की, ये सारी जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये किससे मिलकर बनी हुई है, हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन में होता है आपका दहन। अब यदि आप कोयला जलाओगे तो कार्बन जलेगा, अब यदि आप एलपीजी जलाओगे, सीएनजी जलाओगे तो क्या जलेगा, आपका CH4 जलेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो ये हो गई हमारी दहन अभिक्रिया। अब देखो, अब इस दहन अभिक्रिया में बेसिकली होगा क्या, कार्बन मिलेगा ऑक्सीजन के साथ में, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट। तो कार्बन मिलेगा ऑक्सीजन के साथ में, आपको मिलेगी CO2 गैस और बहुत सारी क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। तो जब कभी भी दहन अभिक्रिया की बात होगी, आपको मिलेगी बहुत सारी ऊष्मा। कौन सी चीज मिलेगी भाई, ऊष्मा मिलेगी। कुछ ऐसे ही यदि आप किसको जलाते हो, आप मीथेन को जलाते हो, कुछ ऐसे यदि आप मीथेन को जलाते हो तो फिर आपको ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, और फिर आपको कौन सी चीज मिलेगी, तो ऊष्मा मिलेगी। तो आप हमेशा एक चीज याद रखें कि कार्बन और हाइड्रोकार्बन जो हैं वो अच्छे क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। और इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोकार्बन जो है वो अच्छे क्या होते हैं, आपके ईंधन होते हैं, और उनमें होता है दहन, जिसके कारण मिलती है हमें बहुत सारी ऊष्मा और साथ में थोड़ा बहुत प्रकाश भी मिलता है। तो लिख दो, तो साथ में जो है थोड़ा बहुत क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। और क्या मिलता है भाई, प्रकाश मिलता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर में जब ये रिएक्शंस की बात होगी तो दहन अभिक्रिया जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। चलिए अब बात करते हैं प्रतिस्थापन की। सवाल पैदा होता है कि ये जो प्रतिस्थापन है ये है क्या। तो ध्यान से देखो हुआ क्या, यहां से क्या निकला आपका
हाइड्रोजन निकला और वहां पर एक क्लोरीन आकर जुड़ गया। तो इसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोगों ने एक अध्याय पढ़ा था, पहला वाला। उसमें क्या कहा था? तो इसमें हमने कहा था द्विविस्थापन, यदि आपको याद हो तो स्टूडेंट्स इसी को हमने कहा था द्विविस्थापन। कुछ गड़बड़ लिखा गया है, विस्थापन, तो यही था हमारा द्विविस्थापन। यही क्या था हमारा भाई? यही था हमारा द्विविस्थापन। बात समझ में आ गई? चलिए, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके साथ होती है? तो हाइड्रोकार्बन के साथ में होती है। किसके साथ रिएक्शन की? तो क्लोरीन के साथ की। HNu का मतलब क्या है? ये जो H है और इसके साथ में आपको जो V जैसा दिख रहा होगा ना, ये V नहीं है, ये न्यू है। और न्यू क्या है? तो एक प्रकार का जो ग्रीक या लैटिन सिंबल है वो है, राइट। तो HNu क्या है? तो ये कुछ नहीं है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। तो जब भी बात प्रकाश की होगी तो वहां पर आप कैसे दर्शाओगे भाई? HNu से दर्शाओगे। तो आपका CH4 जब Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्लोरोमीथेन और साथ में HCl मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन। और हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं, हमने अध्याय 1 में इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद हम करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बेसिकली होती क्या है? इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, एक ऑक्सीजन जुड़े, 10 जुड़े, 50 जुड़े, कितनी भी ऑक्सीजन यदि जुड़ रही है तो इसका मतलब होगा ऑक्सीकरण, या फिर H2 का बाहर निकलना, या फिर H2 का बाहर निकलना। बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। तो देखो हुआ है यहां पर, कैसे हुआ है ध्यान से देखो। ये देखो, इधर पे आप यदि टोटल हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो भाई 3 और 2 5 और 1 6 है। पड़ोस में आप यदि देखेंगे उत्पाद की तरफ तो यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, तो कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहां पर 6 है, वहां पर 4 है। इसका मतलब ये कि अभिकारक के तरफ से 2 हाइड्रोजन बाहर हो चुके हैं। अच्छा, ऑक्सीजन यहां पर 1 है और यहां पर जो ऑक्सीजन है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और आपका जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन यदि बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब होगा कि यह अभिक्रिया कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी, हम लोग इसको जान चुके हैं। चलो, और क्या है भी? संकलन अभिक्रिया है। तो संकलन अभिक्रिया कैसी होगी? ध्यान से देखिएगा। देखो, संकलन अभिक्रिया में क्या होगा? क्या आपके पास में स्टूडेंट्स ये H बना हुआ है, इसको अपन थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। देखो, ये H है, ये कौन सी चीज बनी है? तो ये हमारा H है, H है, H है। H फॉर क्या? H फॉर हाइड्रोकार्बन वाला। बात समझ में आ गई? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में बेसिकली क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। आपके पास में एक एल्कीन है जिसको आप इथीन कहते हो। इस इथीन के साथ में जब हाइड्रोजन मिलेगा, किसकी उपस्थिति में? Na। और Na क्या है? तो निकल है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है। तो क्या होगा कि आपका जो एल्कीन है वो परिवर्तित हो जाएगा एल्केन में। अब यदि आपका एल्कीन जो है वो एल्केन में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? और देखो, हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, तो ये एक प्रकार की होगी कैसी अभिक्रिया? तो स्टूडेंट्स ये होगी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया। कैसी होगी? तो ये होगी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया। ध्यान से देखो, क्यों संयोजन अभिक्रिया होगी? क्योंकि यहां पर 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे होते हैं वो कहलाती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। तो कहने का मतलब यह है कि हां सर, चैप्टर जरूर आपका चौथा है, पर इसके पीछे की जो कहानियां हैं वो कब लिखी जा चुकी थी? वो लिखी जा चुकी थी पहले ही अध्याय में। आप यदि इसके पीछे की कहानियों की बात करेंगे तो वो लिखी जा चुकी थी कौन से अध्याय में? तो भैया पहले ही अध्याय में इस चैप्टर में जो भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं उसके प्रकार की हमने बात की थी। सबसे ऊपर वाली आप अभिक्रिया देखिए, क्या संयोजन अभिक्रिया नहीं है? दूसरी वाली को आप यदि देखेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी।
तीसरी अभिक्रिया जो है वो कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चौथी अभिक्रिया कैसी है, तो भाई रेडॉक्स अभिक्रिया है। पांचवी कैसी है, तो ये आपकी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। तो कुल मिलाकर आप यदि कार्बन और उसके यौगिकों की आप देखते हैं अभिक्रियाएं, आप क्या देखते हैं, अभिक्रियाएं यदि आप देखते हैं तो वो आपकी 4 प्रकार की हैं। कौन सी, तो भाई दहन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया और संकलन हो गया। इस तरीके से ये कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो बार बार आप लोगों से पूछ ली जाएंगी। अब बढ़िया तरीके से इन अभिक्रियाओं को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब कुछ हमने महत्वपूर्ण यौगिक देखे थे जो कार्बन और उसके यौगिकों से मिलकर बने हुए थे, हम उनकी भी अभिक्रियाएं देख लेते हैं। तो 2 ही ऐसे हमने देखे थे, राइट, ऐसे 2 ही हमने देखे थे। कौन से 2 देखे थे, ध्यान से देखो। तो यौगिक की जब हम बात करेंगे या फिर हम महत्वपूर्ण यौगिक की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने 2 ही होंगे। एक हमारे पास अल्कोहल है और दूसरा हमारे पास एसिटिक अम्ल है। एक हमारे पास अल्कोहल है और दूसरा वाला हमारे पास एसिटिक अम्ल है। अब जो अल्कोहल है उसको आप क्या बोलते हो, तो वो आपका एथेनॉल है, लिख लेते हैं। तो ये क्या है, तो ये आपका एथेनॉल है, राइट। और नीचे वाला क्या है, तो ये आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल है, तो इसको भी लिख लेते हैं। चलो तो ये है आपका एथेनोइक अम्ल, बात खत्म। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका एथेनोइक अम्ल। अच्छा, इसके अंदर जो प्रकार्यात्मक समूह लगा है वो क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ऊपर वाले में जो प्रकार्यात्मक समूह लगा है वो क्या है, आपका अल्कोहल है। तो उसको भी अपन लिख लेते हैं इनको, क्योंकि इससे रिवीजन भी तो होगा, राइट। तो ये कैसा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोसिलिक हो गया है, तो कार्बोक्सिलिक ऐसा, और यहां पर आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक। दैट्स ऑल, खेल ही खत्म हो गया। कभी कभी गड्डी अटक जाती है, जैसे कि अभी अटक गई थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और ऊपर वाला क्या है, तो ये आपका अल्कोहल होगा, है ना। तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपका अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा अल्कोहल, और नीचे वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। चलो, तो ये सारी कहानी अपनी हो चुकी है पूरी। अब देखो, ये 2 ऐसे कंपाउंड हैं जिससे पूछी जाती हैं सबसे ज्यादा अभिक्रियाएं, और यहीं से निर्माण होता है साबुन का और अपमार्जक का। कैसे होता है, ध्यान से देखो। अब इस वाली अभिक्रिया में क्या कराया गया है, ध्यान से देखो। आपने सोडियम के साथ में C2H5OH जो है उसकी अभिक्रिया कराई है ना। एक काम करते हैं, आप सबसे पहले ना ये सारी रिएक्शंस को अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद मैं 1 बाय 1 सारी रिएक्शंस आपको समझा देता हूं, और चलते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ और रिएक्शन सीरीज की तरफ, ठीक है। तो पहले नोट कर लो, चलो। चलिए भाई, तो जिस तरीके से आपने सारी रिएक्शंस को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, 1 बाय 1 क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। पहली अभिक्रिया जो है, इसमें सोडियम की हम अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ में, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल के साथ में। और हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है, देखिए हमारे पास मिल रहा है C2H5ONA, और साथ में आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल रही है, राइट। अब दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कैसे, देखो, आप यदि अल्कोहल को गर्म करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, आप यदि अल्कोहल को गर्म करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो आपको इथीन मिल रहा है और साथ में आपको जो है जल मिल रहा है। मतलब ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें जल का अणु बाहर यदि हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया, यानी कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कैसे, तो CH3CH2OH, इसमें से जब आपने CO कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि बहुत ही ज्यादा सांद्र
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभी आप यदि अभिक्रिया करवाएंगे और यदि आप इसको ऊष्मा प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि इथीन गैस जो है वो बन जाएगी और साथ में आपका जो जल है वो बाहर निकल जाएगा। मतलब ये हुआ कि भैया जल निकल गया बाहर, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, जिसको हम बोलेंगे निर्जलीकरण। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी। चलो अब तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो थी हमारी एथेनॉल की थी, ये हमारी खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग एथेनोइक अम्ल की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो सारी रिएक्शंस आपने देख ली हैं। एक मिनट रुकिए, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब पहली वाली जो अभिक्रिया है इसमें आपने क्या किया, एथेनोइक अम्ल जो है उसकी रिएक्शन आपने सीधे एथेनॉल के साथ करा दी, अल्कोहल के साथ। क्या मिला, तो ये जो चीज मिली है नीले कलर की, इसको हम एस्टर बोलते हैं और फिर से इसमें जल का अणु बाहर निकल गया। अब यदि जल का अणु फिर से बाहर निकल रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन अभिक्रिया। तो ये एक अभिक्रिया ये थी। दूसरी अभिक्रिया में हमने क्या किया, हमने उसी एस्टर की अभिक्रिया करा दी एक क्षारक के साथ में। उसी एस्टर की हम लोगों ने अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है वो करवा दी क्षारक के साथ में। तो वापस से हमें क्या मिल गया, तो ध्यान से देखिए, वापस से हमें अल्कोहल मिल गया और क्या मिला, हमें मिला भाई सोडियम एसिटेट। क्या मिला, हमें मिला सोडियम एसिटेट। तो ये मिल गया हमें सोडियम एसिटेट। एक और अभिक्रिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो एसिटिक अम्ल की हम अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH यानी कि एक प्रकार के क्षार के साथ में। ठीक है, अब ये दुर्बल अम्ल है और ये आपका प्रबल क्षार है। तो जब ये अभिक्रिया हुई तो इस अभिक्रिया में आपको क्या मिला, फिर से सोडियम एसिटेट मिला और जल का अणु जो है वो बाहर निकल गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है, तो ये है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है कहानी और एकदम सिंपल है कहानी। तो ये हो जाएगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। चलो, तो अम्ल और क्षारक आपको दे रहे हैं भाई, एक प्रकार का क्या होगा, तो ये आपको लवण मिलेगा। क्या मिलेगा, तो आपको लवण मिलेगा और क्या मिलेगा, तो जल का अणु मिलेगा। तो ये निर्जलीकरण अभिक्रिया के साथ साथ कैसी है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि एक अम्ल एक क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। बात समझ में आ गई। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो, एसिटिक अम्ल की यहां पर अभिक्रिया करा रहे हो सोडियम कार्बोनेट के साथ में, और सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब अभिक्रिया कराओगे फिर से आपको मिलेगा लवण और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जल और क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो यदि आपने अम्ल क्षारक और लवण वाला यदि आपने अध्याय देखा था तो आपने वहां यह जाना था कि अम्ल की जब अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या हम ऐसा कहें कि यदि अम्ल की अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ में करवाते हैं तो हमें मिलता है लवण, साथ में मिलता है जल और CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, वो बाहर चली जाती है। CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है और कैसी हो जाती है भाई, बाहर चली जाती है। बात समझ में आ गई, बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी और पांचों रिएक्शंस आपने लिख ली हैं एथेनोइक अम्ल की और 2 रिएक्शंस आपने लिख ली है एथेनॉल की। बात समझ में आ गई। तो ये सारी रिएक्शंस को यदि आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है, जो कि आपने ऑलरेडी कर लिया होगा अभी तक, तो अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनका इन रिएक्शंस के साथ कैसे लेना देना है। तो इसे नोट कर लिया पक्का, इसे भी कर लिया पक्का और इसे भी कर लिया पक्का। चलो रिएक्शन वाले पार्ट पर मैं यहां पर रहता हूं, ये पार्ट है। चलो हो गया, शुरू करेंगे, है ना, आसान है। चलिए भाई, तो अब पहली अभिक्रिया जो है वो क्या बोल रही है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है, क्या होता है जब एक परख नली में 3 ml एथेनॉल लिया गया है। हाँ ठीक है, एथेनॉल ले लिया हमने। चलो ये हो गया C2H5OH। एक परख नली में हमने 3 ml जो लिया है, क्या लिया भाई, एथेनॉल लिया है। इसे जल ऊष्मक में, अब जल ऊष्मक क्या होता है, तो एक ऐसी परख नली है जिसमें आप गर्म कर सकते हो, राइट। सावधानी से गर्म करेंगे और क्षारीय केमेनोफोर डालेंगे। अच्छा जी, या तो आप क्षारीय केमेनोफोर डाल दीजिए या फिर आप अम्लीयकृत यानी कि एसिडिक K2Cr2O7 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो या तो आप इसमें अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दीजिए या फिर आप इसमें क्षारीय केमेनोफोर डाल दीजिए।
दोनों में से कोई भी आप यदि डालेंगे और इसको आप यदि गर्म करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रारंभ में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विलयन का रंग धीरे धीरे मलिन होकर खत्म हो जाएगा। प्रारंभ में आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, ये वाला पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, 2 क्रोमियम है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइक्रोमेट, ठीक है। तो क्या होगा, प्रारंभ में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विलयन का रंग धीरे धीरे मलिन होकर खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अधिक मात्रा में डालने पर भी पोटेशियम परमैंगनेट का लुप्त, अच्छा, अधिक मात्रा में डालने पर भी पोटेशियम परमैंगनेट का रंग लुप्त नहीं होता है, क्योंकि एथेनॉल ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल बना लेता है। पर ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। कहां है रिएक्शन, तो पड़ोस में है, ये देखो, ठीक है। तो क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अभी पढ़ाई थी। देखो, CH3CH2OH, CH3CH2OH, और साथ में आपने क्या किया, क्षारीय KMnO4 डाल दिया, या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 डाल दिया। और यदि आप इसका हैप्पी बर्थडे मनाओगे, आप यदि इसको जलाओगे, गर्म करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका एथेनोइक अम्ल। मतलब ये कि एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक से हमने निर्माण कर लिया है दूसरे प्रकार के कार्बनिक यौगिक का। बात समझ में आ गई। तो यदि आप एथेनॉल को गर्म करोगे इस तरीके से, तो आपको मिलेगा एसिटिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। अब हम एथ क्यों बार बार उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना, 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, 1 और 2, तो इसीलिए हम इसको एक तरफ बोलेंगे एथेनॉल, एक तरफ हम इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। चलिए भाई, उद्देश्य क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, अच्छा दूसरा भाग, ये पहला भाग था, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कर लिया, सवाल पैदा होता है क्या ये अभिक्रिया हमने कहीं देखी है, तो देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल और कौन सी वाली, एथेनोइक अम्ल वाली, कहीं देखी है क्या, नहीं, ये वाली नहीं है, तो उसके पड़ोस में होगी। कहीं देखी है क्या, तो बिल्कुल देखी है, ये देखिए आपका हो गया अल्कोहल KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। तो देखो, इस अभिक्रिया को हमने क्या कहा था, इस अभिक्रिया को हमने कहा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहा था, ऑक्सीकरण। तो सीधी बात यह है कि जितनी अभिक्रियाएं मैंने आपको लिखवाई हैं, कोई भी यदि क्वेश्चन आएगा तो वो उन्हीं अभिक्रियाओं में से पूछा जाएगा जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाई है, राइट। अब देखते हैं आगे आगे। अब बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तनु एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवानी है। चलो करवा देते हैं। तो हमारे पास ये भी एथेनोइक अम्ल है, ये एथेनोइक अम्ल है, एक तरफ सोडियम कार्बोनेट है और एक तरफ सोडियम बाइकार्बोनेट है। सवाल पैदा होता है, क्या सर ऐसी कोई अभिक्रिया हमने देखी है? बिल्कुल देखिए, ये देखो, ये देखो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में हमने एसिटिक अम्ल की अभिक्रियाएं देखी हैं। दोनों ही में हमको लवण मिलेगा, H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा, खेल खत्म, राइट। तो बस इतनी रिएक्शंस लगा डाला तो एकदम हो गया लाइव झींगा लाला। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये वाली चीज आपने नोट कर ली, यहां पर भी वही चीज दी गई है। तो सवाल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा स्टूडेंट्स, बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिएक्शंस मैं आप लोगों को लिखवाई है यहां पर, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो भाई, और आगे बढ़ेंगे। फिर एक नई क्वेश्चन है, इसमें बात हो रही है कि सोडियम के एक टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होगा। तो देख लेते हैं, सोडियम के एक टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो सोडियम के एक टुकड़े को एथेनॉल में यदि हम डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, वहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसको हम बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि विहाइड्रोजनीकरण। बात समझ में आ गई? बड़ी ही आसान है। तो ये है आपकी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, मतलब वो कि जो हमने यहां लिखा है वही इसका सवाल आएगा। ये लो, तो लिखा है सोडियम के एक छोटे से टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और सोडियम और ये मिलकर बना देते हैं आपका क्या, सोडियम एथेनोएट। क्या बना देते हैं, सोडियम एथेनोएट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो हम इसको बोल सकते हैं वी
हाइड्रोजनीकरण। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? तो ये होगी हमारी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, दैट्स ऑल। पक्का आसान था। चलो और आगे बढ़ेंगे। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओके हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बढ़ाते हैं। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? तो ध्यान से देखिए। हाइड्रोकार्बन क्या है भाई? तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, राइट। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध होता है या फिर त्रिआबंध होता है, और इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जैसे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये कैसा है? आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलो इसमें हमने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है। इसमें हमने क्या जोड़ा भाई? हाइड्रोजन जोड़ा। देखो हाइड्रोजन जोड़ने पर क्या हुआ? हमें मिला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हाइड्रोजन जुड़ गया। अब यहां पर छुपी है रसायन विज्ञान की बहुत सारी कहानियां। कैसे? ध्यान से देखिए। अब दो चीजें मिलकर एक उत्पाद बना रही है, तो संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहली कहानी तो ये कि ये होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। ये जो है कैसी अभिक्रिया होगी? आपकी संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है इसलिए हम इसको हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी बोलेंगे। चलो हाइड्रोजनीकरण ये अभिक्रिया भी होगी। तो इसका एक और नाम क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, राइट। और कुछ होगा क्या? तो देख लेते हैं। और कुछ। अच्छा संयोजन हो गया, संकलन हो गया। संकलन कह दो, संयोजन कह दो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा और कुछ हुआ क्या? तो ध्यान से देखिएगा, इधर वाला जो है ये कैसा है? आपका असंतृप्त है। ये कैसा है? यह है असंतृप्त। और ये कैसा है भाई? तो ये संतृप्त है। तो असंतृप्त से आप संतृप्त बना रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर ये ऐसा भी कुछ है। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका वनस्पति तेल और ये है आपका वनस्पति घी। तो एक तरफ है आपका वनस्पति तेल और एक तरफ है आपका वनस्पति घी। बात समझ में आ गई? एक तरफ है आपका वनस्पति तेल और एक तरफ जो है वो है आपका वनस्पति घी। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखो, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। भैया ये कम नुकसानदायक होता है और ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमेशा सवाल लगाते लगाते उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया से पढ़ लेते हैं, जिससे कि यदि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाए तो वो भी आपसे बन जाए, राइट। हाँ एक और चीज, आपको भैया उत्प्रेरक भी तो लेना है। तो उत्प्रेरक या तो आपका पैलेडियम होगा या फिर आपका उत्प्रेरक जो है वो निकल होगा। स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा याद रखें, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्या होते हैं? आपके उत्प्रेरक होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो असंतृप्त से संतृप्त बनाने की जो कहानी है उसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया की जाती है, और आपकी जो है क्या होती है? संकलन अभिक्रिया। क्या होती है? संकलन अभिक्रिया। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। देख बहुत सिंपल था। अब अगला सवाल यह है कि भैया साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? क्या इसके बारे में हमने कभी बात की है? तो बिल्कुल की है। ये लो, ये लो, ये जो चीज हमें मिलती है एसिटिक एसिड के साथ में सोडियम, ये क्या होता है? आपका साबुन होता है। ध्यान से देखो, बताता हूं मैं आप लोगों को। एक बात बताओ, CH3COOH क्या है? तो ये आपका एसिटिक अम्ल है। ये क्या है? तो ये आपका एसिटिक अम्ल है। पर क्या हो यदि हम इसका हाइड्रोजन हटा दें? क्या हो यदि मैं इसका हाइड्रोजन हटा दूं और वहां पर पोटेशियम या सोडियम लगा दूं? उल्टा हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये बन गया भैया आपका साबुन। ये क्या बन गया? आपका साबुन बन गया। और यदि आपको याद हो तो साबुन में दो भाग होते हैं, और वो कौन से होते हैं? ध्यान से देखिए।
एक भाग यहां पर है और एक भाग ये वाला है। तो एक आपके पास ऋणात्मक भाग है और एक आपके पास धनात्मक भाग है। अब सिर्फ एक सूत्र नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में एक टाइप की साबुन नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की साबुन होती है। पर याद रहे, जिस साबुन की आप बात करते हैं उसका सामान्य सूत्र यही होता है कि आप यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में सोडियम लिपिड कर देते हो, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हो, तो ये क्या बन गई? साबुन बन गई, राइट। अच्छा, ये वाला जो भाग है आपको यदि याद होगा तो ये कैसा होता है भाई? ये जल विरागी होता है। ये कैसा होता है? जल विरागी होता है। इधर वाला जो भाग है वो कैसा होगा? तो ये जल स्नेही होता है। अब जो जल विरागी होता है वो तेल स्नेही होता है। सिंपल सी कहानी। तो ये कैसा होगा? तेल स्नेही होगा। और ये सब कुछ हम लोगों ने धमाकेदार तरीके से तैयार किया था जब इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट वीडियोस चल रही थी तो। और आप सब लोगों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे थे और वहां पर भी कमेंट बॉक्स में भी उसके बहुत सारे डाउट्स को हम लोगों ने रिप्लाई दिया था। बात समझ में आ रही है? तो ये तेल स्नेही है, उधर वाला जो है वो क्या होगा? तेल विरोधी होगा। विरागी लिख लो, विरोधी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये होगा आपका तेल विरागी। बात समझ में आ गई? और यदि हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएं 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 तो आपको यदि पता होगा तो हम जल विरागी या तेल स्नेही भाग को ऐसे बनाते थे, पूछ जैसे। और यदि आपको पता होगा तो जल स्नेही भाग जो था उसको हम ऐसे बनाते थे, सिर जैसे। तो इस तरीके से हम साबुन को रिप्रेजेंट करते थे। तो साबुन भी हो गई और कॉन्सेप्ट भी हो गया कि जब आप एस्टर में मिलाओगे, क्या, ध्यान से देखो, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है स्टूडेंट्स? तो ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी आप एस्टर में बनाओगे NaOH तो आपको मिलेगा अल्कोहल, आपको मिलेगा अल्कोहल और साथ में आपको मिलेगी साबुन। बात समझ में आ रही है? तो एथेनॉल के साथ आपको क्या मिल रही है? साबुन। तो साबुन क्या है? कुछ नहीं है, हाइड्रोकार्बन ऐसा जो एसिटिक अम्ल वाला है, आप उसका हाइड्रोजन बाहर निकालिए और उसकी जगह पर आप सोडियम का कार्बोनेट या सल्फेट या सोडियम लगा दीजिए, राइट। तो वो बन जाएगी आपकी साबुन। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर ले। अब आप बोलोगे सर ये अभिक्रिया कहां दी है? तो अभी मैंने लिखवाया था, उधर दी है। तो सीधी बात यह है कि जिन अभिक्रियाओं को हमने अपनी कॉपी में अभी लिखा है उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आप लोग रिएक्शन के नाम पे खामखा घबराते रहते हो और डरते रहते हो। डरने की जरूरत ही नहीं है यार, सब कुछ तो कर लिया इधर हमने, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, डरने की कोई भी जरूरत मेरे किसी भी स्टूडेंट को नहीं है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल से एथीन किस प्रकार बनाई जाती है? तो बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लो, अब एथेनॉल क्या है? तो अल्कोहल है। और एथीन क्या है? तो भाई एथीन एक हाइड्रोकार्बन है। तो आपका एथेनॉल अल्कोहल है और एथीन जो है वो क्या है? एक प्रकार की हाइड्रोकार्बन है। तो सिंपल सी कहानी है, 443 केल्विन, 443 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में सब लोगों को सिखाया था जब ये सेशन हम लोगों ने शुरू किया था तब। चलो 443 केल्विन, क्लास की स्टार्टिंग मतलब आज की क्लास नहीं, जब हमने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की क्लासेस शुरू की थी तब मैंने आप लोगों को यह सिखाया था कि कैसे आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो कहानी क्या है? 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को सांद्र H2SO4, और क्या होता है ये आपका H2SO4? तो इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि है रसायनों का राजा, राइट, किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। चलो, सांद्र H2SO4 की अधिकता में गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है भाई? लिखा हुआ है निर्जलीकरण, मतलब इसका मतलब होगा, क्या होगा? वही होगा जो मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया के समय जल का बाहर निकलना,
अभिक्रिया के समय जो H2O है या जल है उसका बाहर निकलना क्या कहलाएगा? निर्जलीकरण, राइट। तो लिखा हुआ है जिसके फलस्वरूप एथीन बनता है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि यहां से आप जो है क्या करें, एथेनॉल है ना, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऐसा। तो क्या करने का है? बहुत सिंपल सी कहानी है। आप एथेनॉल को गर्म कर दीजिए 443 केल्विन में, जहां पर गर्म तथा सांद्र H2SO4 है, आपको एथीन मिलेगा और क्या मिलेगा? जल मिलेगा। ठीक, इसको नोट कर लो। बहुत ही सिंपल सी, एकदम लल्लू सी रिएक्शन थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, घबराने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो, निम्नलिखित स्थितियों में जो होता है उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखो। ये ऐसा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो हम वही लिख देंगे, राइट। अभी तो सीखा। एथेनोइक अम्ल में सोडियम धातु को डाला जाए। एथेनोइक अम्ल कहां है? तो ये है हमारा CH3। भैया साबुन बनने वाली है, स्वागत करिए साबुन का। तो क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा CH3COO। जहां पर आपका हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया और उसकी जगह पर सोडियम जाकर जुड़ गया और ये बन गई साबुन। चलो बैलेंस कर देते हैं, खुश रहिए, मजे कीजिए। पहली अभिक्रिया। दूसरी, एथेनोइक अम्ल में ठोस सोडियम कार्बोनेट डाला जाए। डाल देंगे CH3COOH और इसमें डाला गया है ठोस सोडियम कार्बोनेट। अब देखो, पता है इसको यदि ठोस नहीं बोलते तो मुझे पता है क्या लिखना पड़ता? बाजू में 10H2O भी लिखना पड़ता। सोडियम कार्बोनेट यदि ठोस है तो उसका सूत्र होगा Na2CO3। पर आप यदि बोलोगे कि भैया सोडियम कार्बोनेट जो है यदि वो धावन सोडा है तो आपको लिखना पड़ेगा 10H2O। और यहां पर ये जो 10 है ना, इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। सवाल पैदा होता है ये किस चिड़िया का नाम है सर? स्टूडेंट्स याद करो, क्रिस्टलन का जल जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अम्ल, क्षारक और लवण, धातु और अधातु दोनों अध्याय में, राइट। तो उसको भी आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए भाई, तो ठोस है मतलब Na2CO3 लिखना है। यदि धावन सोडा होता तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, जिसमें क्रिस्टलन का जल जो है वो आपका 10 है, तो वो लिखना नहीं है तो उसको मिटा देते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक अभिक्रिया तो आपकी ये हो गई। एक और अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ में अभिक्रिया करानी है। अब आपका एथेनोइक अम्ल क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है आपका CH3COOH। किससे करवाना चाहते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो भी एक प्रकार का क्षारक है। कौन है आपका CH3COOH? तो एक प्रकार का अम्ल है, पर कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। क्यों है? क्योंकि जल्दी H+ आयन नहीं देता। NaOH क्या है? तो प्रबल क्षारक है। तो यह अभिक्रिया जो है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और इसमें जो है जल बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये 3 अभिक्रिया थी, मैंने लिख दी। कंप्लीट करके दिखाओ यार, सिंपल तो है, अभी तो पढ़ाया। तो पहली वाली में एथेनोइक अम्ल सोडियम धातु से, दूसरे में एथेनोइक अम्ल ठोस सोडियम कार्बोनेट से, तीसरे वाले में एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कौन सी अभिक्रियाएं होंगी उसको कंप्लीट करो। पहली मैंने कंप्लीट कर दी है, याद करो। दूसरी वाली जो अभिक्रिया होगी उसमें NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तीसरी अभिक्रिया जो है उसमें एक लवण बनेगा और जल बनेगा। ये तीनों अभिक्रियाएं जो हैं वो यहां पर दी गई हैं। देखो ध्यान से, कहीं दी गई है? बिल्कुल दी गई है। पहली अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया, सॉरी ये वाली नहीं, पहली अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया और किसके साथ था भाई? सोडियम के साथ था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो, वो तो लिखी दी ना मैंने। ठीक है, तो अब सोडियम कार्बोनेट वाली भी हमने देख ली और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH वाली भी हमने देख ली। दैट्स ऑल, क्लियर। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। कहां से करोगे क्रॉस चेक? ये लो। और क्या कहा था मैंने आपसे कि भैया सारे क्वेश्चन जो रिएक्शन वाले होंगे वो इसी एक डायग्राम से पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई तो उसको भी नोट किया जाए। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो भैया इसका सॉल्यूशन यहां पर है
अगले वाले दोनों के सॉल्यूशन यहां पर दिए हुए हैं, पढ़ लो और अपनी कॉपी में बढ़िया से लिख लो। कर लिया पक्का? ठीक, इतना सा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक रिएक्शन जो है आपके दिमाग के अंदर सेट करने वाला हूं, फिट करने वाला हूं। बस मेरे साथ आप क्वेश्चंस के लगाइए प्रैक्टिस। अब अगला सवाल जो है वो हमसे क्या कहता है, सिरका क्या होता है? तो सिरका क्या होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि सिरके के उपयोग क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा अचार बनाने में सिरका उपयोग करते हैं। प्याज, आपने देखा होगा सिरके में प्याज डालकर रखो तो उसका जो तीखापन है वो निकल जाता है। कुछ ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो चाइनीज के बहुत सारे आइटम होते हैं, आपके मैगी नहीं हुआ, नूडल्स हो गया या फिर मंचूरियन हो गया, वहां सब हम सिरका उपयोग करते हैं। तो सिरका क्या है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि भैया 3 से लेकर 6% CH3COOH होगा किसमें? जल में। तो यदि जल में 3 से लेकर 6% आपका एसिटिक अम्ल है तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं आपका सिरका। एक रासायनिक समीकरण लिखकर वर्णन कीजिए कि क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल क्या है? तो हमारा हंसता मुस्कुराता एक केमिकल है। बात समझ में आ गई? तो सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कितनी बार तो हम लोगों ने कर ली है, ये देखो। एथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, देखो। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन है, इसको अपन पढ़ लेते हैं और बढ़िया तरीके से जो है नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो देखोगे इसको मैं यहां से हटा देता हूं। एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके सोडियम एसिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसकी रिएक्शन लिखो कॉपी में और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। बढ़ रहे हैं आगे। तो रिएक्शन आपने लिख ली होगी, कमेंट बॉक्स में आपने बता दिया होगा, अपनी कॉपी में भी आपने नोट कर लिया होगा। यदि आपने नहीं लिखा है तो ये रही एसिटिक अम्ल और आपका क्या था भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ गई? चलिए और आगे बढ़ेंगे। ये भी हो गया पक्का जी। चलो, यहां पर रही वो अभिक्रिया जिसमें एक तरफ है आपके पास एथेनोइक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट और क्या है? तो भाई जल कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि आप बात करेंगे कि ये जो चीज है ये क्या है, तो सबको पता है कि ये क्या है, ये है आपकी साबुन। ये क्या है? आपकी साबुन है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से अपन लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे कि भैया इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है और कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को किया जाता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो सवाल आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है, सवाल आपने पढ़ लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर भी बन गया होगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं। देखो, एक कार्बनिक यौगिक A है जो कि सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एक यौगिक B बनाता है। ओके जी, इसका मतलब एक यौगिक A हो गया जो आपका H2SO4 के साथ गर्म करोगे आप उसको, और वो कैसा रहेगा भैया? सांद्र रहेगा। सांद्र H2SO4 जो है, राइट, इसके साथ आप यदि गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? एक यौगिक B बनाएगा। चलिए, एक यौगिक B बना रहा है जो कि Na की उपस्थिति 1 मोल हाइड्रोजन के योग से C बना रहा है। ओके, मतलब B को आप यदि ऐसा करते हो 1 मोल हाइड्रोजन के साथ में, मतलब B के साथ में आप यदि H2 लेते हो और यदि आप यहां पर Na लेते हो तो आपको C बना रहा है। C जो है उसके 1 मोल के दहन पर, अब यदि कार्बन या उसका कोई भी आपका यौगिक यदि दहन कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो C जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और किस चीज का निर्माण कर रहा है भाई? 3 मोल H2O के बना रहा है और 2 मोल CO2 के बना रहा है। अच्छा ठीक है, 3 मोल जो है इस C को ना मैं ऐसे लिख देता हूं, ये अपना A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा B हो गया,
ये हमारा सी हो गया, तो हम जो ABC है उसको दूसरे ढंग से लिखेंगे। आप कहीं सी मतलब कार्बन ना समझ रहे हैं, यहां पर बात समझ में आई। और यहां पर मुझे मिल रहा है भाई 2 मोल CO2 का, तो 2 CO2 लिख दो, और साथ में जो है 3 मोल H2O का मिल रहा है, तो 3 H2O तो लिख ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका 3 मोल H2O का। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपका 3 मोल हो गया, किसका? H2O का। खत्म हो गया खेल, राइट। अब देखो, तो हम C को तो पता लगा लेंगे कि ये क्या है, क्योंकि हम रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, समीकरण बैलेंस करना अपने को आता है। चलिए भाई, कार्बन यहां पर 2 है, हाइड्रोजन यहां पर मुझे कितने दिख रहे हैं भाई? कार्बन 2 दिख रहे हैं। ऐसे सवाल में सीधे कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लिया करो बस, राइट। तो कार्बन मुझे 2 दिख रहे हैं और आपके हाइड्रोजन मुझे 6 दिख रहे हैं, बस खेल खत्म। ये लो, खेल ही खत्म हो गया। तो कैसे बनाओगे? तो भैया C2 लिखोगे और H6 लिखोगे, और ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 4 हैं, और वहां पर कितने हैं आपके? 3 हैं, तो टोटल आपके 7 हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 7/2 O2। तो इस तरीके से C तो हमें मिल गया, और जो C है वो क्या है? वो है C2H6। और C जो है वो यदि एक प्रकार का एल्केन है, तो पक्का जो B है वो एल्कीन रहा होगा, इसीलिए हाइड्रोजन के मिलने से आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त में कन्वर्ट हो गया होगा। इसका मतलब ये रहा होगा C2H4, और C था आपका C2H6, और 2 हाइड्रोजन कहां से आए? तो इधर से आए। 2 हाइड्रोजन जो है वो पड़ोस से आ गए। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान। चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका C2H4। तो A क्या रहा होगा आपका? तो आप याद करो, A आपका रहा होगा एक अल्कोहल। A क्या रहा होगा आपका? एक अल्कोहल। सिंपल सी बात। तो जब आपने अल्कोहल को गर्म किया तो आपको मिला किसकी प्रेजेंस में भाई? गर्म सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में आपको क्या मिला? C2H4 मिला, जिसको आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो इथीन, क्योंकि 2 कार्बन है। एक होता, एक में तो मीथीन बनेगा नहीं। 3 होता तो प्रोपीन कहते, 4 होता तो ब्यूटीन कहते। अब 2 कार्बन है तो इथीन। साथ में जो है जल के अणु है, इथीन के साथ में C2CH2CH2। ओके रुको, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं अपन लोग। C2H4 है ना? यस है, यस है। C2H4 है ना? यस है। चलो C2H4, और यदि आप इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ोगे, कौन सा उत्प्रेरक? तो भाई Na। तो अभी हमने देखा था ये एक प्रकार की क्या होगी? ये एक प्रकार की संकलन या फिर आपकी जो संयोजन अभिक्रिया है वो होगी। तो संकलन या संयोजन अभिक्रिया से आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा आपका C2H6, जिसको आप क्या बोल रहे हो? इथेन बोल रहे हो। ठीक है, तो A आपको मिल गया, B आपको मिल गया, C आपको मिल गया। A, B, C आपको मिल गए। अब C के जो दहन वाली अभिक्रिया है वो ये लिखी हुई है, इसको भी आप अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन की टेबल से, जो कि ये है आपके सामने। बात समझ में आई? और अभी जिस अभिक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ये। और कौन सी है? तो भाई दहन वाली है, तो दहन वाली ऊपर तो कहीं नहीं दी है। हाँ, ये वाली अभिक्रिया है आपकी। ठीक है, चलिए यहां पर चलते हैं। नोट कर लो, बहुत ही आसान है, सिंपल है। चलिए और मिटाते हैं। और ये जो अभिक्रिया है उसको भी हमने यहां पर लिख लिया है कि भाई ए जो है आपका एथेनॉल होगा। एथेनॉल क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो एथेनॉल होगा C2H5OH। बी जो है वो आपका क्या होगा? तो बी होगा आपका एथीन, यानी कि C2H4। और C क्या होगा स्टूडेंट्स? तो C होगा आपका क्या होगा? C, तो ये होगा एथेन, यानी कि C2H6। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। हमारा जो अध्याय क्रमांक 4 है, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें हमने बढ़िया से निपटा दी। अब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब याद करो, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो आपको
अवेलेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी कहानी है, आपको जाना है गूगल पे या फिर आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पे, हमारा ऐप वहां पर भी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इवन रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाना है। बात समझ में आ रही है? या फिर आप गूगल पे चले जाइए, आपको कोई कूपन नहीं खरीदना, कोई पैकेज नहीं खरीदना, नो रजिस्ट्रेशन, नथिंग एल्स। जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, बढ़िया से क्लिक कीजिए और अपनी पढ़ाई जो है वो आसानी से आराम से शुरू कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि वीडियो बनाकर हम आगे बढ़ गए, आपको यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम वहीं पर आपका जो है सॉल्यूशन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या अवेलेबल है भाई? सब कुछ अवेलेबल है क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश मीडियम के लिए किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, हिंदी मीडियम के लिए फिलहाल में 7वीं से लेकर 12वीं तक, उसमें भी सभी विषय दिए हुए हैं। अब यदि बात करें कक्षा 10वीं की, तो ये सारे विषय और कुछ और भी हैं जो नीचे छुपे होंगे, वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर। नो रजिस्ट्रेशन, ओनली सिंगल क्लिक, और आपके सामने होगा एजुकेशन का पूरा खजाना। अब यदि मान लेते हैं कि आप रसायन विज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हर चैप्टर के बारे में सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट होगा आपका सिलेबस कहां से? पाठ्यक्रम परिचय, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसके इंट्रोडक्शन से। राइट, आप थोड़ा और आगे बढ़े, पहले ही वीडियो में आपका सामना होगा आपके पूरे सिलेबस के साथ में बढ़िया तरीके से, जहां पर आपको यह बताया जाएगा कि कौन से अध्याय आपके सिलेबस का भाग है। और यदि इंपॉर्टेंट बात आपको सुननी है तो सुनिए, आप यदि कक्षा 6वीं से लेकर 7वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, किसी भी विषय में आपको कोई परेशानी है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, किसी भी कक्षा में कोई आपको दिक्कत है, राइट, कहीं किसी सवाल में कोई दिक्कत है, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको प्रोवाइड करता है ये सारी फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की यहां पर आप लोगों से। बात समझ में आ गई? तो ये सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जो क्लास थी, रिएक्शन सीरीज थी, वो बढ़िया से समझ में आई होगी। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से हम मिलते हैं अगली केमिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।